हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इस चैप्टर के भी सेकंड पार्ट में। दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखिएगा। अब बात करते हैं आज की इस पार्ट की, सेकेंड पार्ट की। क्या कुछ इस चैप्टर में बताया गया, क्या कुछ इस पार्ट में बताया गया, तो देखते हैं आगे लेखिका क्या कहती है। लेखिका कहती है कि माई एक्वेंटेंस, देख लेते हैं। My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. अब आगे लेखिका कहती है, अनीश जंग जो है वो कहती है कि मेरी जो जान पहचान है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, तो मेरी जो जान पहचान है, इन नंगे पैर जो कचरा बीनने का काम ये लड़के करते हैं, इनसे मेरी जो जान पहचान है वो मुझे सीमापुरी ले जाती है। अब सीमापुरी एक जगह है दिल्ली में, दिल्ली की बाहरी सीमा पर एक जगह है। हालांकि दिल्ली से काफ़ी मीलों दूर है, लेकिन दिल्ली से सटी हुई एक जगह है जिसका नाम है सीमापुरी। और यहाँ पर ये जो कचरा बीनने का काम करते हैं ये लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके से एक उनकी इनसे सीमापुरी की इन लोगों से कनेक्टिविटी है। तो ये जब इनकी बात की जाती है तो ये जो जान पहचान है मुझे सीमापुरी ले जाती है। लेखिका ये बात करती है। अब आगे क्या है। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब लेखिका कहती है कि उपमा की दृष्टि से ये जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, ये लोग स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स उन लोगों को कहते हैं जो किसी गवर्नमेंट की जगह पर, किसी सार्वजनिक जगह पर अवैध कब्जा कर कर रहते हैं, तो उन लोगों को क्या कहते हैं, स्क्वैटर्स। तो लेखिका कहती है कि उपमा की दृष्टि से ये लोग वहाँ पर स्क्वैटर्स हैं और ये बांग्लादेश से 1971 में आए थे। ठीक है। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक परिवार था। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश से ये लोग वहां पर आए थे और अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर रह रहे थे। कहां पर रह रहे थे? दिल्ली की बाहरी सीमा पर सीमापुरी नाम की एक जगह है वहां पर। ठीक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। अब सीमापुरी जब यहाँ पर आए थे तो सीमापुरी वहाँ पर एकदम सुनसान उजाड़ जगह थी। ठीक है। वहाँ पर कोई नहीं रहता था, एकदम खाली जगह थी। हालांकि आज भी वैसी है, लेकिन अब उतनी खाली नहीं जितनी उस वक्त थी। ठीक है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewers, drainage of running water, live 10,000 rag pickers। अब वो आगे लेखिका बताती है एकदम कीचड़ से बने हुए जो ढांचे हैं उनमें, जिनके ऊपर टिन की छतें हैं, तिरपाल हैं, और जो सीव्स यानी गंदे पानी की निकासी की कोई वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर यानी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और लगभग 10,000 लोग वहाँ पर, यानी कचरा बीनने का जो काम करते हैं, 10,000 लोग वहाँ उस क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पर? सीमापुरी में। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain। अब लेखिका आगे कहती है कि ये लोग यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, यानी 30 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया इन्हें यहाँ पर रहते हुए, बिना किसी पहचान के ये रह रहे हैं। पहचान के नाम पर इनके पास सिर्फ एक राशन कार्ड है जिसमें उनका नाम है, और उस राशन कार्ड की बिना पर इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में है, और इसी कारण उनको वहाँ पर जो है राशन कार्ड की बेस पर इन्हें अनाज मिल जाता है। इसके अलावा इनकी वहाँ पर कोई भी पहचान नहीं है और बिना किसी अनुमति के ये वहाँ पर रह रहे, एक तरह से अवैध कब्जा कर ये वहाँ पर रह रहे। तभी इनको जो लेखिका ने क्या कहा है, स्क्वैटर्स कहा है। ठीक है। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। आगे दिया हुआ चैप्टर में फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब लेखिका कहती है कि जो फूड, जो खाना है, भोजन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन से, आइडेंटिटी, पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है? भोजन है। इफ़ एट द एंड, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। अब यहाँ पर से अ ग्रुप ऑफ वुमेन लिखा है, ये पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। से अ ग्रुप ऑफ women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। यानी पूरा जो इस स्टैंजा में, इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि जो कुछ वहाँ की जो औरतें हैं, जो एक ग्रुप में जिन्होंने फटी हुई साड़ी पहनी हुई है, जब उनसे लेखिका पूछती है कि तुमने उन नदियों और उन हरे भरे मैदानों को क्यों छोड़ दिया, तो उनका फिर क्या कहना होता है? वो कहते हैं कि अगर दिन के अंत में हम हमारे परिवार को भोजन करा सकें और हम बिना गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द हुए हम सोने के लिए जा सकें। कहने का मतलब हम पेट भरकर खाना खाकर अगर इतने काबिल बन जाएं कि हम पेट भरकर खाना खाकर सो सकें, तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो बेहतर है कि हम यहाँ पर रहें बजाय उन खेतों के, बजाय उन फील्ड्स के जहाँ जो खेत हमें अनाज नहीं देते हैं। यानी वहाँ पर जो था तूफान वगैरह आते रहते थे, उसके कारण हमारा जो है घर वगैरह, खेत वगैरह सब बर्बाद हो गए थे। उसके बजाय यहाँ पर रहना बेहतर है, क्योंकि यहाँ हम इतना कमा लेते हैं कि हम हमारे बच्चों को हमारा खुद का पेट भर सकते हैं, यानी पेट भरकर हम
पेट भरकर खाना खा सकते हैं और शाम को आराम से हम सो सकते हैं। ये बात वो कहती हैं। अच्छा, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. अब आगे वो कहती हैं कि जहाँ भी हमें कोई भोजन मिलता है, जहाँ पे हमें हमारे लिए भोजन की व्यवस्था होती है, वहाँ पर ही हम हमारे जो टेंट्स हैं, तंबू जो हैं, वहाँ पर हम गाड़ देते हैं और एक तरह से हमारे अस्थायी घर वहाँ हम बना लेते हैं। ट्रांजिट होम का मतलब होता है अस्थायी घर, ठीक है। और इन्हीं घरों में हमारे बच्चे बड़े होते हैं और आने वाले दिनों में हमारे जीवन में क्या होते हैं, वो सहयोगी होते हैं, एक तरह से पार्टनर, अपने पार्टनर का वो रोल अदा करते हैं। जीवन जीने के लिए हमारे एक तरह से हमारे सहयोगी बन जाते हैं। जो काम हम करते हैं वही काम ये करने लग जाते हैं। यानी वो रैग पिकिंग का काम करते थे, कचरा बीनने का काम करते थे, तो आने वाली जितनी भी जो बच्चे हैं या जब ये बड़े होते हैं तो ये भी काम करने लग जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइवल यानी जीवन का मतलब ही है कचरा बीनने का काम करना। यानी वहाँ पर हर कोई व्यक्ति कचरा बीनने का काम करता है। कचरा बीनना ही उनका क्या है, एक तरह से जीवन को जीने का साधन है, यानी जीवन यापन का एक साधन है, ठीक है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। और जैसे जैसे सालों से जब ये काम करते आ रहे तो इस काम ने एक तरह से एक ललित कला का रूप जो है ग्रहण कर लिया है, ठीक है। कचरा वो बीनते हैं, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उन्हें अलग किया जाता है, फिर उन्हें बेच दिया जाता है अच्छे दाम में। तो इस तरीके से एक तरह से ललित कला का रूप इसने ग्रहण कर लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। और उन लोगों के लिए जो कचरा है वो किसी सोने से कम नहीं है। उन लोगों के लिए जो कचरा है वो किसी सोने से कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि इट इज़ देयर डेली ब्रेड। ये उनकी रोज़ की रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर रूट्स, एक छत है, यानी छत के ऊपर एक छत के समान है, सर के ऊपर एक छत के समान है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। हाँ, हो सकता है, हाँ, टपकने वाली छत ही हो, लेकिन उनके लिए जो कचरा है एक तरह से छत के समान है। और बच्चों के लिए तो इससे ज़्यादा और है ये, यानी बच्चों के लिए तो इससे ज़्यादा और इसका महत्व है, बच्चों के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़, ठीक है। ये बात लेखिका कहती है। अब आगे क्या है, अब इसमें साहिब आलम जो नाम का लड़का है वो क्या कहता है, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज आर लाइटिंग अप when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more. अब आगे जो वो साहिब नाम का लड़का है जिसका नाम साहिब आलम है, वो कहता है कि कई बार तो मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कई बार मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और जब उसे नोट मिलता है तो उसकी आंखें जो है चमक उठती है। और जब आपको कोई सिल्वर का, कोई चांदी का सिक्का इस कचरे की ढेर में मिलता है तो आप खोजबीन करना रोकते नहीं, बल्कि आप और ज़्यादा तलाश करते हैं, क्या पता आपको और कुछ और नई चीज़ें मिल जाए। तो इस तरह इस खोज में, इस उम्मीद में आप और ज़्यादा खोजबीन करते हैं, ठीक है। तो ये बात वो कहता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो इस बात से ये बात एकदम साबित होती है कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ वो नहीं है जो उनके पेरेंट्स के लिए, इन बच्चों के लिए इसका महत्व और ज़्यादा है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए जो कचरा है वो एक तरह से आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ें हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक तरह से जीवन जीने का साधन है, लेकिन बच्चों के लिए एक तरह से आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ें हैं। और वो इस चीज़ को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, क्या पता उन्हें क्या चीज़ मिल जाए। इस उम्मीद में वो सारे दिन कचरे के ढेर के आसपास घूमते हुए रहते हैं। अब आगे क्या है, वन winter morning I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club watching 2 young men dressed in white playing tennis. अब आगे जो लेखिका कहती हैं कि एक सर्दी की सुबह जब मैंने साहिब को देखा, साहिब जो था वो फेंस यानी बाड़ लगे हुए गेट के पास में खड़ा हुआ था। मेरे पड़ोस में एक क्लब था, वहाँ पर जो 2 लोग थे वो एकदम वाइट ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहे थे, तो उनको खेलते हुए वो देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो गुनगुनाते, हम मतलब होता है गुनगुनाते। तो उस साहिब ने मुझे बोला, वो बोलता है गुनगुनाते कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और यहीं से मैं उनको देखता हूँ तो मुझे एक तरह से संतुष्टि होती है, यानी मैं संतुष्ट हूँ उन्हें वहाँ खेलते हुए देखकर। यानी इस बिहाइंड द फेंस यानी इस बाड़ लगे गेट के पास से ही देखते हुए मैं उनको काफ़ी खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, ये बात वो कहता है। अब आगे देखते हैं। I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. बाद में वो कहता है कि जब ये चले जाते हैं, जब यहाँ पर कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ और जो गेट कीपर है वो मुझे वहाँ पर झूला है, वो झूला झूलने के लिए देता है। स्विंग का मतलब होता है झूला, ठीक है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। आज साहिब जो था उसने भी टेनिस के जूते पहने हुए थे, हालांकि थोड़े अजीब से लग रहे थे क्योंकि उसकी शर्ट थी, उसका रंग जो था एकदम फीका पड़ चुका था और उसकी जो निकर थी उसका रंग फीका पड़ चुका था, तो उससे एकदम मैच नहीं कर रहा था, हालांकि उसने जूते पहने हुए थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। वो बोलता है किसी ने मुझे ये जूते दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी अपनी बात रखते हुए वो कहता है कि ये जूते किसी ने मुझे दिए हैं।
द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। और कारण क्या था, वो बताता है कि किसी धनी लड़के ने जो है इन जूतों को फेंक दिया था, एक तरह से त्याग दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डजंट बॉदर हिम। और उस लड़के ने इसे, उस अमीर लड़के ने इसे इन जूतों को इसलिए फेंक दिया था, इन जूतों को इसलिए त्याग दिया था क्योंकि इनमें एक जूते के अंदर क्या था, होल हो गया था। और ये होल जो है यानी साहब के लिए कोई ज़्यादा इसकी, ये होल जो है साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी, उसके पास जूते, उसे जूते मिल गए थे, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसा इंसान जो बेचारा नंगे पैर चलता हो और उसे अगर शूज़ दे दिए जाएँ, जूते दे दिए जाएँ, भले ही उनके अंदर छेद हो, तो ये जूते भी उसके लिए किसी सपने से कम होने से, किसी एक सपने के कम होने से, सपने के पूरे होने से कम नहीं है। मतलब ऐसा लगता है उसका कोई सपना जो है पूरा हो गया, भले ही जूते में छेद हो, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वो देख रहा था, तो जो टेनिस का गेम वो देख रहा था, ये उसकी रीच से, उसकी पहुंच से काफ़ी बाहर था। ठीक है, तो ये बात लिखिएगा, बताती है। अब आगे देखते हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। और आज की सुबह साहिब क्या कर रहा था, वो मिल्क बूथ यानी मिल्क की, दूध की दुकान थी, वहां पर वो जा रहा था, उस रास्ते पे वो चल रहा था, जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनेस्टर। उसके हाथों में क्या था, एक स्टील का बर्तन था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। फिर वो कहता है कि मैं अब आजकल जो है नीचे सड़क पर, वहाँ पर चाय की दुकान पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आजकल मैं उस नीचे वहाँ पर चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। और मुझे इसके बदले में 800 रुपये मिलते हैं और दोनों समय का खाना मिलता है, यानी मेरे खाने की वहाँ पर व्यवस्था है और 800 रुपये मुझे मजदूरी के मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब। जब उसे पूछा गया कि क्या वो इस जॉब को पसंद करता है, आई आस्क, लिखिएगा, कहती है जब मैंने उसे पूछा कि क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो जब मैंने उससे बात पूछी तो एक तरह से वो थोड़ा सा बेचैन सा हो गया। उसका जो केयर फ्री लुक जो था, उसने एक तरह से उस पहचान को, उस केयर फ्री लुक था उसका जो था ना, वो एक तरह से मतलब बेचैन सा हो गया, चिंतित सा मुझे नजर आने लगा, आप यूँ कह सकते हैं। द स्टील क्रस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और वो स्टील का जो बर्तन था वो मुझे इतना भारी लग रहा था उसके उस प्लास्टिक बैग से, जिसे वो आसानी से अपने कंधे पे लटका कर घूमता फिरता था। यानी वो जो रैक पिकिंग का काम करता था, कचरा बीनने का काम करता था, तो उस प्लास्टिक बैग से वो स्टील का कनस्तर, हालांकि काफ़ी छोटा है लेकिन मुझे काफ़ी भारी नजर आ रहा था। द बैग वॉज हिज। कारण क्या था, क्योंकि वो बैग जो था जिसमें वो रैक पिकिंग का काम करता था, कचरे बीनने का काम करता था, वो बैग उसका खुद का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप। लेकिन जिस कनिस्टर को, जिस स्टील के कनिस्टर को वो लेकर आज चाय की दुकान पर जा रहा है, ये उसका खुद का नहीं है बल्कि उस चाय की दुकान के मालिक का है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यानी कहने का मतलब है साहिब अब खुद अपना काम नहीं करता बल्कि किसी के अधीन होकर काम कर रहा है। अब वो खुद अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, वो किसी का गुलाम बन चुका है। तो ये बात लिखिएगा जो है इस चैप्टर के अंदर हमें बताती है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में एक तरह से उस झलक को दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से गरीबी, दरिद्रता के कारण, परंपराओं के कारण बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। जिस उम्र में उन्हें, जो उम्र उनकी खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में उन्हें कमाने के लिए भेज दिया जाता है। तो एक तरह से इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था और गरीबी की एक झलक दिखाने की कोशिश यहाँ पर लेखिका के द्वारा की गई है। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.